आपकी जो ये जर्नी रही है, ये रोलर कोस्टर राइड होगी, ऑब्वियस ही है। आपने कितने इसमें मज़े करे, कैसा रहा आपका सफ़र? आप मुझे उस बारे में ज़रा बताइए। 12-13 साल का था, जब मैंने 14 साल की उम्र में मेरा पहला मोटू पतलू छप गया था। आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि मतलब मोटू पतलू ये आप जो आप जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो ना, वो कहीं न कहीं आपके अंदर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रहता है। जब आप लिखने बैठते हो, तो उनमें से कुछ ना कुछ अच्छा जो रिलेटेड होता है, वो आपकी कलम की नोक पे आ जाता है। आप कहाँ पर पले-बड़े हैं आप? पले-बड़े मतलब बचपन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, दिल्ली। दिल्ली से ही हैं। तो दिल्ली में आपका सबसे फ़ेवरेट फूड क्या रहा है आपका? छोले-भटूरे, छोले-भटूरे? गोलगप्पे। सेम, सेम। तो सर आप कैसे हैं? शुक्रिया दोस्त, आपकी दुआ से, आपके देखने वालों की दुआओं से सब बहुत बढ़िया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके शो में आया, क्योंकि आपका शो जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि एक तो डिफरेंट है, एक सहज है और एक जेन्युइन है। ये चीज़ें कम मिलती हैं। आप आर्टिफ़िशियल होके कुछ पूछें या अपने दिल से पूछें, जो आपकी मासूमियत है, जो आपके चेहरे पे इस समय मुस्कुराहट आ रही है, इससे इससे बढ़िया ना तो कोई मेहताना हो सकता है, ना कोई और मौका हो सकता है। तो सर आपकी जो ये जर्नी रही है, ये रोलर कोस्टर राइड होगी, ऑब्वियस ही है। तो आपने कितने इसमें मज़े करे, कैसा रहा आपका सफ़र? आप मुझे उस बारे में ज़रा बताइए। जर्नी क्या है, मैं बच्चा था हजूर-ए-आला, मैं था करीब 12-13 साल का था, जब मैंने 14 साल की उम्र में मेरा पहला मोटू पतलू छप गया था, अच्छा शॉर्टकोट के अंदर। अच्छा। तब से ये सफ़र शुरू हुआ है, फिर उसके बाद शेख चिल्ली, मिन्नी, नटखट नीटू हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सारे कैरेक्टर्स, कॉमिक्स भी चलते रहे, मामा जी, भूतनाथ, ऐसे बहुत सारी सीरीज़ थी जो बाहर नूतन कॉमिक्स में, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स। क्या होता है ना, जब आप एक चीज़ को शुरू करते हो, कुदरत एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त, ऊपर बैठी एक शक्ति ऐसी चीज़ है जो आपको चुनती है। मैंने नहीं चुनी ये लाइन, वो हमको चुनती है उस काम के लिए। जब वो चुनती है, तो आप को एक नगीना बनाती है, आपके अंदर एक वो पूरा कैलिबर भरती है, आपके अंदर वो ताकत भरती है कि आप वो काम कर सकें। मोटू पतलू क्या होता है, हर आदमी की एक निशानी बन जाती है। बिल्कुल। जैसे रमेश सिप्पी आपकी शोले बन जाती है या किसी की वो आप पहचान बन जाती है, आप टैग मार्क हो जाता है। हाँ जी। करते-करते मेहनत हमें नहीं मालूम था कि ये स्थिति आएगी, तब आप काम कर रहे थे। तब वो मेरे लिए एक महज़ काम था कि मैंने काम किया, काम के बदले पैसे मिले मुझे। लेकिन वक़्त धीरे, धीरे, धीरे जब आप काम करते रहते हो, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इतिहास बनाने के लिए काम नहीं करते, आप काम करते हो तो इतिहास बनता है। ये दोनों चीज़ों में डिफ़रेंट है। लगन से लगे रहे, करते रहे, फिर धीरे-धीरे एक वक़्त आया, 90 का दशक आया जब कॉमिक्स ये एज प्रिंटिंग वाला जो पीरियड था वो डाउनफॉल में जाने लगा। फिर मैं टीवी से जुड़ा, फ़िल्मों से जुड़ा और मेरी शुरुआत हॉलीवुड से हुई, उल्टा है, लोग एंड पे वहाँ पहुँचते हैं, मेरे को पहली फ़िल्म ही हॉलीवुड की मिली थी। अच्छा। तो वो करते लगभग आज 45-47 वर्ष हो गए हैं दोस्त। एक लंबा अरसा है, एक लंबा सफ़र है, एक लंबा रास्ता है, लंबी पगडंडी है, काँटे भी आते हैं। दुनिया का कोई रोड ऐसा नहीं बना जहाँ स्पीड ब्रेकर ना हो, या खड्डे ना हो। आप उनसे घबरा के, उनसे मायूस हो के अगर अपना सफ़र छोड़ दोगे, तो फिर आप सफ़रनामा लिखने के लायक नहीं रह जाओगे। आपको आगे चलना है, अपनी सोच को मजबूत रखना है और उस पे भरोसा रखना है। करे करावे साइयाँ सिर दूजे के दे, ये समर्थ उसी में कि अपना नाम ना ले। उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मोह से गरीब करोड़ पर। वो एक ताकत है, वो एक पावर है, वो सब में है। बाहर कहीं है नहीं, आप सब में है। आप में है, मुझ में है, कैमरे वाले भाई साहब में है, ये देखने वाले लोगों में है, डायरेक्टर साहब में है। ये सब शख्सियतें उसने बनाई हैं, क्रिएटर वो है। हम क्रिएशन का एक हिस्सा हैं, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है। मेरे खाते में उसने आर्ट डाली, स्क्रिप्ट डाली, तो वो मैं भाग्यशाली हूँ, वरना कहाँ आप मैं यहाँ आपके सामने बैठा होता, ये मेरा भाग्य है, वो काम ही है जो मुझे यहाँ ले आया।
क्योंकि आफ्टर ऑल रिश्ता काम से ही जुड़ता है। काम ही आपकी पहचान बनती है, काम ही आपको इस दुनिया में सबसे ऊपर लेके जाता है। दुनिया की हर चीज़, हर शय मिट जाती है, लेकिन आपकी पहचान, आपका काम, आपका नाम, वो आज सदियों तक लोगों के दिलों में गूँजता है, बिल्कुल अगर सर। आप ईमानदारी से और अच्छी सोच से चलते हो। तो सर मेरे का आपसे सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब आपने मोटू पतलू स्टार्ट करा, आप 14 साल के थे जब आपने जी। बताया, तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि मतलब मोटू पतलू ये आप मतलब ये इस थॉट कहाँ से आया आपके? ये थर्ड ए एपी बजाज साहब थे लोटपोट के मालिक। वो ऑलरेडी उन्होंने मोटू पतलू बनवा रखा हुआ था। मेरे से पहले मिस्टर कृपा शंकर भारद्वाज ने इसको बनाया था। पुरानी बात है, मतलब ये मैं तो छोटा-सा हूँगा उस समय। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब। हाँ, ये 60 ये तो 5-7 साल उन्होंने बनाया, मानिक पांडे जी ने भी बनाया। मेरे पास उन्होंने 78 में आया ये। मैं खुद बच्चा था और एक दिन उन्होंने मुझको बुलाया और कहा कि हम ये चाहते हैं कि जैसे आप बच्चे हो ना, हम अब उस समय जो कॉमेडी होती थी वो बड़ों की कॉमेडी के हिसाब से चल रही थी। कोई एल्डर कैरेक्टर थे ये। बिल्कुल। ये कोई बच्चा कैरेक्टर तो थे नहीं, ये चाली बिल्कुल, कैरेक्टर ही एल्डर थे उसके एल्डर थे। मोटू और पतलू। बिल्कुल। तो हमें वो चाह रहे थे कि ऐसा अपडेट करो, ऐसा बनाओ कि जो आज की जनरेशन जो है, उस समय की बात कर रहा हूँ, ये 78-80 की बात कर रहा हूँ, वो जेल कर सके स्टोरीज़ के साथ। क्योंकि मैं खुद उसी माहौल में था। मुझे पता था बच्चे क्या माँगते हैं, तब ना मोबाइल होते थे, ना टीवी होते थे। सिर्फ़ मैगज़ीन और यही कॉमिक का ही दौर था। तो तब फिर उन्होंने मेरे को मेरी पहली छपी थी, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी एक ही लाइन के 2 रूप थे, 2 अर्थ निकल जाते हैं अगर आप किसी को कोमा एक बदलने से। तो पहली मोटू पतलू वो छपी थी। तो वही एक सोच कुछ नहीं आती दोस्त, अपने आस-पास से सब कुछ मिलता है। कोई करैक्टर जब जन्म लेता है ना, वो आफ्टर ऑल आपके सबकॉन्शियस में रहता है। आपने कहीं न कहीं देखा होता है। आपकी उस मंजिल को पाने के लिए आपकी सिर्फ़ आपको उस पे पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, योग लगाना पड़ता है, जुगत लगानी पड़ती है और शिद्दत से, पूरी तमन्ना से अगर आप ऊपर वाले के आशीर्वाद से जुड़ते हो उस काम के अंदर, तो फिर दूर-दूर तक कोई आपको छू नहीं सकता। आपने जितनी भी ये आपकी एम्पायर था, आपने जितना भी बचपन से स्ट्रगल करा है, जितनी भी मेहनत करी है और आज जो आपने अचीव कर चुके हो, आप बैठे हो एक टॉप पर, तो आपके लिए कोई एक रोल मॉडल होगा आपकी लाइफ में, जिसने जिसने आपको मतलब इंस्पायर करा होगा आपके लिए? पूरी दुनिया, पूरी कायनात का एक ही रोल मॉडल है, गॉड। मुर्शिद, गुरु, आपका कामिल मुर्शिद जो वक़्त का सद्गुरु होता है। क्योंकि क्या होता है अगर क्रिकेटर बनना है, तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होते हो। लेकिन जब आप वर्सेटाइल हो जाते हो, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि मैंने लिखने के लिए रोल मॉडल कौन है, एक्टिंग के लिए कौन है, डायरेक्शन के लिए कौन है, पेंटिंग के लिए कौन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट हो गई हैं, गलती से मेरे अंदर कर दी उसने ऊपर वाले ने। तो तो रोल मॉडल तो देखो बनते भी रहते हैं। उम्र के साथ जब मैं छोटा था, तो क्रिकेट का शौक था, तो तब सचिन तेंदुलकर और ये लोग गायकवाड़ उस ज़माने में जो हुआ करते थे, महेंद्र अमरनाथ, ये लोग हमारे रोल मॉडल हो जाते हैं। फ़िल्मों में आते हो तो आप अमिताभ बच्चन साहब आ जाते हैं। बाद में इनके साथ काम करने का मौका भी मिल जाता है उसकी दया से, शाहरुख खान आ जाते हैं। और अगर आप लिखने में आते हो तो आपको मनोज मुंशिर साहब आ जाते हैं या जावेद अख्तर साहब आ जाते हैं या अमृता प्रीतम आ जाती हैं। रोल मॉडल सभी होते हैं, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हर इंसान लेता है। सुनना आना चाहिए हम लोगों को, हम सुनते नहीं हैं। क्योंकि कुछ भी लिखने और पढ़ने से जिसको सुनना आता है ना, वही सीखता है। सुणदे मैं मरी मरियां लख करोड़, जिन्हों सुनना आ गया उन्हों बोलन दी की लोड़। सुनना आना चाहिए, हम सुनते नहीं हैं। जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है, हम पहले हाँ, हाँ, मुझे पता है। जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं, वो वहीं रोक देता है अपनी बात। हमें सुनने का ताव ही नहीं बचा है हमारे अंदर। हम खुद को इतना इगोइस्टिक ले जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ यार, हम अच्छे हो सकते हैं, हम अक्लमंद हो सकते हैं,
हमें सब कुछ आ सकता है, लेकिन ये तो नहीं संभव है ना कि सामने वाला बेवकूफ़ है, सामने वाला अक्लमंद नहीं है, सामने वाले को कुछ नहीं पता। अपने सामने वाले को हमेशा अपने से अक्लमंद समझो। याद रखो, वो भी छोटे से छोटा बच्चा भी आपको कुछ सिखा जाता है। और मेरा तो मोटो ही रहा है, जो मुझे आता है ना दोस्त, वो मैं करता ही करता हूँ, और जो मुझे नहीं आता मैं डेफ़िनेटली करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात क्योंकि तब आप काम उसको कर पाते हो। जब मैंने एनिमेशन शुरू किया था, तो मेरे दूर-दूर तक किसी को मेरे को एनिमेशन नहीं आता था। लेकिन मेरी टेबल पे काम आया, पैसे आए कि करना है, तो जब आप करने पे आती हो तो हर रास्ते खुलते हैं, हर चीज़ें खुलती हैं, लोग मिलते हैं, सब कुछ होता चला जाता है। है। जो करना है पूरी ताकत से करो, हिम्मत से करो, घबराना नहीं है, कोई काम खराब होता ही नहीं है, आपका पॉडकास्ट कहीं खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ में कलाकारी है। हमें सिखाया जाता था पेंटिंग कभी खराब नहीं होती, अगर रंग फैल भी जाए ना तो हाँ, वो भी एक अलग आर्ट का रूप ले हाँ लेती जी, है। हाँ जी, हाँ जी। वो वही लाइफ है। लाइफ में कभी उतार हैं, कभी चढ़ाव हैं, कभी आपके मन की बात होती है, कभी आपके मन की बात नहीं होती है। कब आप सुबह रात को सोच के सोते हैं, सुबह ये करूँगा, सुबह पूरा पासा पलटा होता है। हालात बदले होते हैं, और एक बात हमेशा याद रखना, हालात कभी स्मूथ नहीं चलते। हालात सामने से आंधी की तरह आते हैं। ताकत आप में होनी चाहिए, जज़्बा आप में होना चाहिए, शिद्दत आप में होनी चाहिए कि आप 56 इंच सा सीना लेके सामने खड़े रहो हालात के। दुनिया का ऐसा कौन-सा काम है जो आप नहीं कर सकते? आप हर काम कर सकते हो भाई। किसने रोका है? करने का इच्छा तो ज़ाहिर करो, सोच तो ज़ाहिर करो। आपका तो एक ही कदम चलना है, बाकी कदम तो वो ताकत बैठी है, वो ले जाएगी उँगली पकड़ के आपकी। भरोसा रखो, भरोसा रखो। उस पे, परवरदिगार पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। बहुत मोटिवेटिंग है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है आपसे इस वक़्त बैठे-बैठे। मैं जितना अभी नर्वस था, जो था, मैं धीरे-धीरे ना वो हो रहा है कि हाँ, मतलब बिल्कुल फ्रैंक नेचर या बिल्कुल जो सीखने को मिल रहा है आपसे, आपने जो 2 लाइनें भी बोली है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे आप को। बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्त, आप मुझे आपको नहीं सिखाना है, आप रोज़ करते हो। मैं भाग्यशाली हूँ, देखो क्या होता है, 2 तरह के होस्ट होते हैं, पॉडकास्ट की बात करें या इंटरव्यू की बात करें। एक होते हैं ओवर स्मार्टनेस से आते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं शहंशाह हूँ, सामने कोई भी बैठा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़्यादा बोलते हैं। आप सुन रहे हो, मासूमियत के साथ सुन रहे हो। आपकी आँखों में जो सच्चाई है दोस्त, आपकी आँखों में जो दिख रहा है कि आप कुछ हासिल करना चाहते हो। जब आपकी ख्वाहिशें जागती हैं ना, तो पूरी कायनात वो देने के लिए खुद आगे आती है। और आपकी झोली में एक दिन, आप मेरी बात को याद रखना, कि एक दिन ऐसा आएगा, लोग आपको सामने रख के चलेंगे, यार ये ऐसा बोलना है मेरे को, ऐसी हलीमी चाहिए, ऐसी मासूमियत चाहिए, ऐसा अच्छापन चाहिए, क्योंकि आपकी आँखें बोलती हैं। इंसान की जिसकी आँखें, टॉकिंग आइज़, बहुत कम लोगों के पास होती है। लोग ज़ुबान से बोलते हैं ना, जब आप नाभि से बोलना शुरू करोगे तो वो दिल से आवाज़ आएगी आपको। और दिल किसी का जीतना है मेरे भाई, तो झुकना पड़ता है, बिल्कुल सर, विनम्र बिल्कुल, होना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात से मैं आपकी बहुत एग्री करता हूँ कि अगर हमें कुछ सीखना है, तो हमें अपने आप को साइड में रखना पड़ेगा और सामने जो इंसान है, उसकी सुननी पड़ेगी बिल्कुल। ईगो नहीं है ना, ईगो होती क्या है? क्या होती है ईगो? इतनी सी बात समुंदर को खल गई, इतनी सी बात समुंदर को खल गई, एक कागज़ की कश्ती मुझ पे कैसे चल गई? ऐसा ईगो, इतना बड़ा समुंदर है वो, उसको कागज़ की कश्ती से वो इगोइस्टिक हो जाता है। हम लोग भी वही हैं, सब दिया है उसने। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। बाकी तो सब भिखारी हैं भाई। आप क्या सोचते हो, हम सब लोग सिर्फ़ माँगते हैं। हम माँगते ही रहते हैं, कभी घर वालों से, कभी ईश्वर से। अपने आप गवाच गया मैं, खुद गरजी दियां गलियां, हर ਥਾਂ ਫਿਰਦਾ ਝੱਗਾ ਏ ਅੜਦੀ, ਅੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਲੀਆਂ, ਹਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤਾ 100 ਦਰਜੇ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਜਤਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੂਕਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰ ਮੂਲ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਵੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵੇ।
कुकर तो मर जाने बंदिया सिकलै सबक अवल्ला। जो तेरे दर ते आउंदा है मत्थे दी कीमत चाਹੁੰਦਾ है। कोई मत्था टेक रुपइयां दा मुੱਲ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਥਈਆਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਲਾ ਹੈ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ है। देवन मंगण वाली सारी दुनिया देवन वाला कल्ला। बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। बोलो उसका नाम लो वो सब कुछ करता है मेरे भाई। हम सब बहके हुए हैं। हम सब मैं में उलझे हुए हैं। किसकी मैं रही है सिकंदर की भी खाली हाथ ही गई है। हम उलझे हुए हैं शरीरों पे बॉडी शेमिंग में। कोई मोटा है वो गिल्ट में जाता है, कोई पतला है वो गिल्ट में जाता है, जो गोरा है वो बहुत सुंदर है, जो काला है वो सुंदर नहीं है। अरे यार सफेद रंग में अगर वफा होती तो आज नमक जख्मों की दवा होती। क्या बात है सर! तो आपने पहली बात तो जो आपने पंजाबी में जो भी आपने बात बोली है, मेरे को पंजाबी आती नहीं है, लेकिन मुझे बात पूरी समझ में आई है। आई है ना, पूरी समझ में आई है। क्योंकि भाषा किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती। जब आप बोलते हो ना जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है वो यहाँ लगना चाहिए। जब दिल धड़कना चाहिए, जब इश्क होता है। मालूम है ना इश्क क्या होता है? आपकी उम्र इश्क की है, किया कभी इश्क आपने? सच सच बताइएगा, पॉडकास्ट पे हो ऑनलाइन पे हो? हाँ जी, किया है। क्या होता है इश्क बताओ? जब आप किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो अपना सब कुछ बयाँ करने में। हाँ, इश्क देने का नाम है, इश्क त्याग का नाम है। जे इश्क च बीबा पैना वे दिल दो पासे नहीं रहना वे। या दुनिया दे या दिलबर दे गल एक दे लगना पैना वे। गर है मंजूर ते कर सौदा पर सौदा महंगा पैना वे। तू अपना रुतबा तकना वे उन्हें शरे बाजार च कहना। वाह! समझ आपको आई नहीं, लेकिन समझ ये है कि इश्क में जब आप पढ़ते हो सब कुछ निछावर कर दो। बिल इश्क देने का नाम है, उससे इश्क करो। नशा करो, उसका नशा करो। बाबे नानक वाली मस्ती पी सजना, रीस करेगी की अंग्रेजी भी सजना। 5 चोरां तो बच के पीनी पैंदी है। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार ये जो 5 हमारे वैरी हैं और एक बार दी चढ़ी कदी ना लैंदी है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उसके खुमार में रहो, उसकी रज़ा में रहो, उसके बाणे में रहो। माँ-बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो जिससे हम वंचित हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? हमारे बैंकों में बहुत पैसा है। आशीर्वाद का बैंक बिल्कुल खाली है। हम झुकते नहीं, वो उसका हाथ उठता नहीं देने के लिए। तो हम खाली हैं। आपने जब ये स्टार्ट करा, आप बहुत छोटे थे, तो आपको जब छोटेपन से आपने इतनी सारी बड़ी चीज़ें करना स्टार्ट करी, फिर धीरे-धीरे आप बहुत डेवलप होते गए, तो आपको कुछ क्या-क्या परेशानी रही उस वक़्त में? क्योंकि उस वक़्त तो बहुत सारी चीज़ें अब तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा आगे हो गई है, उस टाइम पे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आपको क्या-क्या परेशानी आती थी अपने काम में? परेशानी अब है दोस्त। उस समय क्या था कि अगर सुरेंद्र मोहन पाठक एक नॉवेलिस्ट हैं, तो उनका एक अलग स्टाइल है। जॉनी वॉकर साहब का अलग स्टाइल है। राजेश खन्ना का अपना एक स्टाइल है। धर्मेंद्र का अपना स्टाइल है। एक कॉमिक बनाने वाला अगर प्रताप मलिक बना रहे हैं, तो उनकी ड्राइंग दूर से पहचानी जाएगी। हरविंदर मांकड़ बना रहे हैं, तो पता लगता था इसने बनाई है। तो वो आप अपने आप में एक पूरी हस्ती होते थे। आपकी पहचान आपका काम होता था। आपका नाम नहीं भी छपा, आपका सिग्नेचर नहीं भी है, तो सबको पता होता है ये इसी ने बनाया होगा। क्योंकि आपके जो कर्व्स थे जो लाइन्स के। अब टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है कि हर चीज़ अवेलेबल है, आसान कर दी गई है, पर वो आर्टिफ़िशियल हो गई है। उसमें वो चीज़ चली गई, जो मोहब्बत उसमें जो जज़्बा होता था। ये फ़र्क हुआ। परेशानियाँ कुछ नहीं होती, वो आती हैं, जेन्युइन परेशानियाँ हैं। जब आगे बढ़ते हो धीरे-धीरे कभी अप होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं, कभी कुछ गलत लोग आपको टकर जाते हैं। मेरा एक पूरा ऑफ़िस एक आदमी एक रात के अंदर-अंदर स्टाफ़ समेत, सामान समेत चुरा के चला गया। जब मैं आता हूँ तो ऐसा हाल खाली पड़ा, सब कुछ गायब, कंप्यूटर भी गायब, सब कुछ गायब। तो ऐसी मौके भी आते हैं। आप मेरी पूरी जो जीवनी ऑटोबायोग्राफ़ी है, सफ़रनामा अगर आप उसकी बात करेंगे तो इसमें 2 पार्ट्स में वो सारी कहानी है और एक अभी आज मैं आपके पॉडकास्ट पे रिलीज़ करने जा रहा हूँ सबसे पहली बार। ये मेरे देखने वाले आपके दर्शक हैं, ये देखिए ये फर्स्ट इसका अभी बाज़ार में नहीं आई है, सफ़रनामा 2 है, ये मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये जो सवाल ये पूछ रहे हैं, उनका जो तफ़सील से अगर आपको उत्तर चाहिए, तो ये सब इसके अंदर है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को
मुश्किलों से भी निकाल के ले जाते हैं, कैसे हम ज़िंदगी को पॉज़िटिव रखते हैं। मुश्किलें तो आती ही आती हैं दोस्त, आप में भी आई होंगी, मुझ में भी आई होंगी, हर शख्स को आई हैं। जब पाने निकलते हो ना मंज़िल की तरफ, तो रास्ते में कोई ना कोई अंदर पहाड़, टुकड़ा, काँटा आएगा। पूरी दुनिया में काँटे ही काँटे होते हैं, क्या आप एक-एक काँटा चुन सकते हो? लेकिन आप अपने पैरों में तो जूते पहन सकते हो। मैंने पैरों में जूते पहने और निकल पड़ा। फिर वो अपने आप धीरे, 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 धीरे हर चीज़ मिलती चली गई। खुशकिस्मत था शायद, लकी पर्सन था। तो सर मैं आपकी एक बारी किताब देखना ये मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा, इसको तो मैं बिल्कुल पढ़ने वाला हूँ और आप भी जाके इसको खरीदिए। अभी लॉन्च हो रही है ये मेरे जोन से भी कैमरे में है ये। आप देखिए इसको ये सर ने ये मेरी होगी सर। हाँ जी, आप ये मेरी हो चुकी है। अब मैं इसको पढ़ूँगा और जो सर है ना उनका नेचर वैसे तो बहुत ही प्यारा है और आप किताब से ना आपको जो सीखने वाला है ना, जो मिलने वाला है, वो बहुत ही अच्छा है। तो आप प्लीज़ इसको पढ़िए, इसको सर को मतलब जानना है ना अच्छे से तो ये किताब है, खुली किताब है कि आपको इसको पढ़ना है और सीखना है लाइफ़ में कि जो आप लोग नहीं सीख पा रहे हैं रोज़मर्रा के जीवन में क्योंकि आजकल कोई सिखाने वाला भी नहीं है। लोग सिखाना बंद कर चुके हैं। उनको लगता है कि मैं बता दूँगा तो वो मेरे से आगे चला जाएगा। तो आप सीखिए इस किताब से और मैं तो सीख ही रहा हूँ। तो अब आगे हम चलते हैं। आप कहाँ पर पले-बड़े हैं आप? पले-बड़े मतलब बचपन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, दिल्ली, दिल्ली से ही हैं। तो दिल्ली में आपका सबसे फ़ेवरेट फूड क्या रहा है आपका? छोले-भटूरे, छोले-भटूरे? गोलगप्पे। सेम, सेम मैं दुनिया के अभी भी आज की डेट में भी दुनिया में हर जगह गया हूँ, गोलगप्पे ज़रूर खाए हैं मैंने। वहाँ गोलगप्पे। वाह! तो सर आप मुंबई में भी रहते हैं, तो आपको दिल्ली और मुंबई में क्या फ़र्क लगता है? दिल्ली अब आज की दिल्ली का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो दिल्ली थी, हाँ जी। वो बेहतरीन जगह थी रहने के लिए। मुंबई बेहतरीन जगह थी काम करने के लिए। मुंबई तो आज भी काम ही कर रही है, पर दिल्ली अब इतनी कंजेस्टेड हो गया है कि वो ईमानदारी से कहूँ कि अब रहने लायक मुश्किलात हो गई हैं। साँस पानी अच्छा नहीं, हवा अच्छी नहीं, ट्रैफ़िक का कोई इंतज़ाम नहीं। मतलब आपको 19 किलोमीटर जाने के लिए साढ़े 3 घंटे अगर खर्चने पड़ें, तो आप सोच सकते हैं ट्रैफ़िक का मुंबई में भी ऐसा है, पर वो रुकता नहीं है वहाँ ट्रैफ़िक। वो व्यवस्थित है सिस्टम। मुंबई काबिल लोगों की कदर करती है। मुंबई आपके कैलिबर की पहचान करना जानती है। मुंबई आपको क्रेडिट देना जानती है। मुंबई एक हब है, जिसमें अच्छे-अच्छे लेखक, एडिटर, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस आप जैसे एंकर्स, होस्ट उन सब के लिए एक बड़ा समुंदर है। शेर एक अर्ज़ करता हूँ कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे घर से तारा तो भी ज़मीं पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो दैट्स अ समुंदर, मुंबई इज़ समुंदर। इसीलिए सब लोग वहाँ जाते हैं। काम ज़्यादा है, काम की कद्र ज़्यादा है, काम की अहमियत ज़्यादा है। सो ये फ़र्क है। दिल्ली हमारी इस लाइन से जुड़ा हुआ काम कम है उसमें। जी। सर अभी जो लोग इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, डायरेक्शन में, एनिमेशन में या आपकी हमारी फ़ील्ड में आ रहे हैं, तो आपकी उन नए लोगों के लिए क्या एक एडवाइस है जो उनके लिए बहुत कामयाब होगी? अच्छे इंसान बनो, मेहनत से काम करो और सच पे चलो। आप अपने काम पे फ़ोकस रखो, सही करो, पाना है अगर मंजिल को तो अपनी सोच को बदलो, कश्तियाँ बदलने से कभी साहिल नहीं मिला करते। हम लोग बहुत जल्दी उकता जाते हैं, लाइन बदल लेते हैं, कश्ती बदल लेते हैं। कश्ती रखो, धैर्य रखो, वक़्त लगता है। अगर एक आदमी मांझी एक पूरा पहाड़ छैनी हथौड़े से काट सकता है 20-25 साल लगा के, तो आप तो सब कुछ कर सकते हो। जो देख रहे हो, आप में बहुत पोटेंशियल है भाई। अपने आप को कम मत समझना। अपनी पीठ खुद थपथपाना सीखो। जो अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता, उसकी ज़माना क्या थपथपाएगा। कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो, आप कर लोगे, यू कैन, यू कैन। जी। तो सर आप एक क्रिएटिव एडवाइस दे सकते हैं लोगों को, जो आपने तो इतने साल अपने इस इंडस्ट्री को दे दिए।
आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ बदला होगा, तब जाके आप इतने फाइनल उस पे आउटपुट पे पहुँचे। तो उन लोगों के लिए जो कन्फ्यूज़ हैं, जो क्रिएटिव नहीं आ पा रहे या उनका कुछ ब्लॉक है, उनके लिए आप कुछ एक एडवाइस देना चाहेंगे? क्वेश्चन क्रिएटिव एडवाइस जैसे उनका कभी आर्टिस्टिक ब्लॉक आ जाता है कि वो कुछ सोचने बैठ जाते हैं या कुछ मतलब कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हैं या क हट ही जाते हैं लाइन से, उन सब चीज़ों के लिए। जो क्रिएटिव सोच नहीं पाते। डिप्रेस हाँ जी, की हम बात डिप्रेशन बिल्कुल इन सब चीज़ों की। डिप्रेशन जो है ना सर, ये ऐसे तो कोई बीमारी है ही नहीं, असली बात तो ये है। आज से जब हमारे ज़माने में डिप्रेशन जाके किसी को बोलते थे ना, तो एक थप्पड़ मुँह पे आके बापू का पड़ता था, सारी डिप्रेशन घर भाग जाती थी। आज हम मार तो सकते नहीं, तो गोलियों और दवाइयों पे सहारे आ गए। डिप्रेशन होता क्या है? मुझे बताओ। डिप्रेशन सिर्फ़ ये है, मैंने ये चाहा, ये पूरा क्यों नहीं हो रहा? नहीं होता है ना भाई, आज तक नहीं हुआ। भगवान राम का नहीं हुआ, कृष्ण का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा? अगर भगवान राम को ये पता होता सीता का अपहरण हो जाएगा, तो वो जाते जंगल में। तो हुआ ना, वो डिप्रेस थोड़ा हुए, वो हालात से लड़े, उन्होंने अपना मकसद वापस हासिल किया। कृष्ण कंस ने कृष्ण को मारने के लिए हज़ारों उपाय किए, वो डिप्रेस तो नहीं हुए। अर्जुन डिप्रेस हुआ, कृष्ण ने उसको भी खड़ा कर दिया भगवान ने, कि तुम डिप्रेस होना नहीं है। डिप्रेशन सिर्फ़ ये है, हम अपनी चीज़ का रिज़ल्ट वही चाहते हैं जो हमने सोच रखा होता है, ऐसा होगा ही नहीं। मैंने आपको ₹1000 दिए, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि मैं हमेशा सोचूँगा कि आप ही मेरे ₹1000 वापस करें। हो सकता है ईश्वर ने उस रूट से मेरे पास ₹50,000 वापस करवा दिए हों ब्याज समेत, लेकिन मैं वहीं अटका हूँ कि तुम क्यों नहीं दे रहे हो मेरे 10,000 ₹1,000। प्रॉब्लम हमारी है, हमने दायरा छोटा कर रखा है, जबकि अपना बढ़ाना पड़ेगा दायरा आपको। दुनिया बहुत बड़ी है, करीब 8.5 अरब लोग इस दुनिया में करीब-करीब रहते हैं अगर। तो सर लकी कितने हैं? कुछ हैं जो इस समय इस लाइट, कैमरा, एक्शन के आगे और पीछे बैठे हैं। सोचो, कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ ईश्वर का नाम तो दूर की बात है, वहाँ खाने को नहीं है। लोगों के पास पहनने को नहीं, आपको पूरा तो बनाया है। 2 आँखें दी हैं, 2 कान, सब कुछ पूरा दिया है। किसी के तो हाथ भी नहीं है भाई। वो डिप्रेस नहीं होते, वो पैरागोल्ड में गोल्ड ले आते हैं। किसी की टाँग नहीं होती। चीज़ें अपने आप को कमियों में ढकेलोगे, नेगेटिविटी में जाओगे, तो सब नष्ट है। अपने आप को पॉजिटिव रखोगे और हौसला रखोगे और उस पे भरोसा रखोगे। मुझे अच्छी तरह याद है शमिताभ फ़िल्म की प्रेस रिलीज़ के बाद बच्चन साहब और के साथ था मैं। उन्होंने वो बहुत जगह पे इंटरव्यू में भी कहा है कि उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन साहब कहा करते थे कि अगर आपके मन की हो जाए तो अच्छा, अगर आपके मन की नहीं हो तो और भी अच्छा। तो बच्चन साहब कहते हैं कि मैं हमेशा ये पूछता था, भाई ये कैसे हो सकता है? जब मेरे मन की हो नहीं रही है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी कैसे है? तो बोलते हैं, वो हरिवंश राय जी कहा करते थे, अगर तो आपके मन की हो जाए, तो दैट्स गुड, आप खुश हो। लेकिन अगर आपके मन की नहीं हुई, मतलब फिर उसके मन की हुई है। फिर वो ईश्वर ये चाहता था, क्योंकि आपको ये नहीं पता है ना कल क्या है। उसे पता है कल होना, वो मुझे उसने यहाँ इस समय बिठाना था, तो उसने वो सारा प्रोग्राम घुमा के आपके सामने लाके बिठा दिया। अब मैं सुबह ये सोच रहा था कि मैं फ़िल्म देखने जाऊँगा, तो मैं नहीं गया, वो मेरे मन की नहीं हुई। लेकिन जो हुई उससे अच्छी हुई ना। आप किसी की फ़िल्म देख रहे हो या आपकी फ़िल्म बन रही है, दोनों में से अच्छा क्या है? यही है बिल्कुल सर। इसलिए कोई डिप्रेस नहीं होना भाई लोग, कुछ नहीं होता नेगेटिव होना, हार होती ही नहीं है। और एक मैं सच्ची बात बता दूँ, माना ज़िंदगी में प्यार ज़रूरी है, हार श्रृंगार ज़रूरी है। माना ज़िंदगी में प्यार ज़रूरी है, हार श्रृंगार ज़रूरी है, मगर एक बड़ी जीत से पहले एक छोटी-सी हार ज़रूरी है। वो हार हमें औकात दिखाती है, वो हार हमें द बताती है हम कितने पानी में हैं। तो डोंट वरी, इससे कुछ नहीं होता। हारना वो नहीं है कि जब आप हार जाते हो, हारना वो है जब आप दोबारा जीतने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। लोटपोट मैगज़ीन के बारे में आप मुझे कुछ बताना चाहें और हमारी ऑडियंस को? लोटपोट बेहतरीन मैगज़ीनों में से एक मैगज़ीन रही है। एक उस ज़माने में जब पराग, नंदन, चंपक, सरिता, ग्रह शोभा, सुमन सौरभ, छोना, नन्हा नटखट, अ, स्मारिका, फ़िल्मी कलियाँ, मायापुरी, ये मैगज़ीनों का एक दौर था। हाँ जी, हाँ जी।
एक कार्टून मुझे याद है लोटपोट में ही जब मैं छोटा था तो ₹5 एक पॉकेट कार्टून जोक वाले छपने के मिला करते थे। तो हम लोग अपना पोस्ट भेजा करते थे, एक कार्टून के ₹5 जब वो पास हो जाता था, छप जाता था, तो बड़ी खुशी होती थी। वो पहली कमाई लगती थी ₹5 उस ज़माने में। बहुत होते थे। मैं 78 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब 13-14 साल का होऊँगा मैं, 9वीं में पढ़ता था आई होप सो। हाँ जी। तो लोट-पोट एक ऐसी थी उसने बहुत सारे सितारों को जन्म दिया। भारद्वाज जी आए जब उन्होंने मोटू-पतलू बनाना शुरुआत की गई। प्राण साहब आए जब चाचा चौधरी, साबू वो लूवी लोटपोट से शुरू हुआ। उसके बाद मानिक पांडे आए जब उन्होंने पपीता राम का उसमें शुरुआत किया। फिर मिन्नी हुआ उसमें, नटखट नीटू हुआ। मतलब ना जाने कितने कलाकार से मुझे देखने को मिलता था उस ज़माने में कि ये कलाकार हुआ करते थे और मैं उनको देखता था, मैं सबसे छोटा था। ये लोग तो सब उस समय भी 50-50 साल के थे। तो मैं बीच में वो बछड़ा होता है ना गायों के बीच में छोटा-सा पूँछ हिलाता हुआ बीच में घुसा रहता था। पर मुझे इनसे सीखने को मिला। मधु मुस्कान आती थी उसी के साथ। हरीश एम सुदर्शन सब डैडी जी बनाते थे, पोपट-चोपड़ जगदीश बनाते थे। कॉमिक उस समय जो चलते हुए। मुंबई में इंद्रजाल कॉमिक्स आता था। जब डब्बू जी उसमें बनाते थे, कार्टून्स बनाते थे, डब्बू जी बनाते थे, आबिद सुरती साहब का। तो नूतन कॉमिक्स थे। इस तरह ये लोट-पोट इकलौती मैगज़ीन रही है दोस्त जब सारी बंद हो गई, एक वक़्त आने पे, वो आज तक प्रिंट में है, आज तक। कहना आसान होता है वो 1960 से शायद शुरू हुई पड़ी है, 67 या 65 से। आज उसको भी 50-55 साल होने वाले। 50-55 साल तक एक मैगज़ीन अपने उन्हीं चरित्रों के साथ मार्केट में रहती है और बिकती है। आप यकीन मानेंगे एक पीक आवर्स आया था कि पर वीक पर वीक, पर मंथ नहीं पर वीक 4 साढ़े 4 लाख कॉपी लोट-पोट की बिका करती थी। उस ज़माने में ये 1987 की बात कर रहा हूँ ये करीब-करीब 1987 की। ये मायने रखता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। मैगज़ीन इतनी बिक जाना, लाइन लगा के लेना। मुंबई के अंदर मायापुरी भी इन्हीं की मैगज़ीन थी। तो उनको लाइन लगा के फ़िल्म स्टार अगर मायापुरी में इंटरव्यू नहीं छपा तो वो स्टार समझता था मैं स्टार ही नहीं बना एक ज़माने में। तो मेरे को फ़िल्मों में आने का मौका भी इसी वज़ह से मिला कि फ़िल्म लाइन भी इसी पब्लिकेशन हाउस के अंडर थी। पीके बजाज साहब, अमन बजाज ये लोग वो थे जिन्होंने फ्यूचर को पहचाना। अमन बजाज आज की डेट में एमडी हैं उस कंपनी के, तो वो एक यंगेस्ट जो मतलब मेरे साथ चलने वाली उम्र में थे। तो वो उन्हीं का ये सपना था कि मुझे टीवी पे लाना है मोटू पतलू को। एपी बजाज साहब ने एक रचना को रखा, पीके बजाज साहब ने उसको पब्लिकेशन में रखा और अमन बजाज जब मेरे साथ मिले, हम दोनों गए मुंबई जाते थे मायापुरी के काम के लिए, फ़िल्मों के लिए। तो वहाँ पे ये मोटू पतलू केतन मेहता के ऑफ़िस में एक दिन इसका ज़िक्र छिड़ा तो ये तब मोटू पतलू टीवी के लिए सिलेक्ट हुआ और 12 साल नंबर 1 की पोज़ीशन पे है, हर अवार्ड से नवाजा गया है। मैं खुद बचपन में मोटू पतलू मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर ही मोटू था क्योंकि मेरे को खुद समोसे बहुत पसंद थे। तो मैं इतना कनेक्टेड फ़ील रहता है 24 घंटे उसे देखते रहना है, सुबह-शाम उसे सीताराम थे, घसीटा राम। थे, चेलाराम हाँ जी, हाँ जी। तो ये चरित्र क्या होता है ना जब कोई भी आर्टिस्ट मैं यशोदा की तरह रहा हूँ उनके लिए कि जन्म दिया किसी ने मैंने 45 साल उनको मतलब इतना तो उनके जन्म देने वाले ने नहीं पाला जितना मैंने उसको पाला और मोटू पतलू वाहिद एकमात्र कैरेक्टर है जो सबसे पहले कॉमिक्स में आए प्रिंट में फिर मपेट में आए मपेट्स होते हैं जो हाथों में पहन के उसके वीडियोस में फिर पपेट्स में आए जो पपेट्स तरीके से आते फिर 2D एनिमेशन में आए फिर 3D एनिमेशन में आए, फिर वो उसके मैडम तुसाद में उनके वैक्स स्टैचू लगे, अभी पिछले 5 4-5 साल पहले, जो शायद किसी भी कॉमिक्स कैरेक्टर के अब लग गए हो तो मुझे पता नहीं, पहले नहीं लगे हुए थे उस समय तक। तो ये चाहने वालों का प्यार था, मोहब्बत थी, पढ़ने वालों की मोहब्बत थी कि उस कैरेक्टर को मकबूलियत मिली, इतनी प्रशंसा मिली, तो ये होता है। बनाया इतने प्यार से गया है कि हर हिंदुस्तानी के दिलों में वो बस चुका है। नेचुरल थे ना दोस्त, हमारे आस-पास की घटनाएँ पकड़ी। मुझे यही कहा गया था कि जब आप कहानियाँ लिखो या ड्रा करो तो वो जेल करना चाहिए वक़्त सर 80 और 2024 में बदल चुका है बच्चा। तो हमें समय के साथ, साथ, साथ उसको ऐसे घुमाना भी पड़ा ना कैरेक्टर्स को।
आज एआई आ गया है और आज मैं अगर उनके साथ लैंडलाइन फ़ोन की बात करूँगा तो जेल ही नहीं होता ही नहीं घर में किसी के आज की डेट में। तो मुझे वो भी ध्यान रखना था कि हवा का रुख बह कैसे रहा है। वो होती है ना वो पवन चक्की क्या बोलते हैं जो खेतों में लगी होती है। वो हवा किधर चलती है वो उधर-उधर ही घूमती है। तो मैं वो पवन चक्की ही रहा हूँ मोटू-पतलू का। मुझे उसको घुमाना पड़ा। तो सर ये मार्केट वाइज़ कैसे चेंज होती गई इस फ़ील्ड में चीज़ें? ये देखो होता है, हर चीज़ का होता है। फ़िल्में पहले कैसी बनती थी, अब कैसी बनती है। मैं मोटू पतलू के साथ लगा था, उसी ज़माने में साथ में नागराज भी तो आगे बढ़ रहे थे। उसी ज़माने में तो राम रहीम भी मनोज के आगे बढ़ रहे थे। सबके लिए मौका होता है, हर आदमी अपने सिस्टम से चलता है, उसके अंदर जो ख़ासियत होती है, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। आप में कर दिखाने का जज़्बा होना चाहिए। तो सर आपका मोटू पतलू जो ये कैरेक्टर हैं दोनों फ़ेमस जिनका नाम भी रखा गया है शो के नाम पे मोटू पतलू। तो आपका इन दोनों में फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन-सा है? अब इसका क्या जवाब? ये जो क्या जवाब दूँ मैं इसका? कि आपके मतलब आपको दोनों में से कौन ज़्यादा भाता है? अरे मेरी बॉडी को देखो तो मोटू ही पाता होगा। आपको भी समोसे बहुत पसंद है? हाँ, 100% वो नेचुरली आप वही लिखते हो जो आप खाते हो। तो वो जो हम मान सकते हैं जो उसकी खुराफाती दिमाग और जो सारे आइडिया और जो सारी चीज़ें थी, वो आपकी इंस्पायरिंग ही थी? नहीं, ऐसा होता है देखो जब ये टीवी पे आना शुरू होता है ना तो बहुत सारे राइटर्स जुड़ जाते हैं। एनिमेशन टीम जुड़ी है, उनके डायरेक्टर्स जुड़े हैं, बहुत सारे और लोग भी लिख रहे हैं बेसिक को। आप कांसेप्ट मेरा है अगर तो लिखने वाले बदल जाते हैं। इकलौता एक आदमी तो नहीं पूरा टीवी वर्ज़न वो बनाने वाले बहुत सारे हैं। करीब 5000 से ऊपर एनिमेटर इस पे काम करते हैं। केतन मेहता जी के ऑफ़िस में मुंबई में आपके फ़िल्म सिटी के अंदर। तो वो बहुत सारे लोगों के कुछ अच्छा-अच्छा वो भी इस इनपुट आता रहता है। सिर्फ़ ऐसा नहीं सिर्फ़ मेरा ही होता है। मैं चूँकि इसके साथ 50 साल से जुड़ा हूँ तो वो क्रेडिट आता रहता है। लेकिन उन सब की भी मेहनत है। कर वो ही रहे हैं मेन काम। मैं तो मेरे तो खाते में आ रहा है बस खाली। तो चीज़ें अच्छी होती रहती हैं। मोटू पतलू की हम बात कर रहे थे तो मैं आपको एक बात बता रहा जब इसका म्यूज़िक लॉन्च था टीवी का, इनका जो टाइटल सॉन्ग था मोटू और पतलू की जोड़ी वो गुलज़ार साहब ने लिखा है और सुखविंदर ने गाया था इसको। तो वो नोवाटेल में लॉन्चिंग थी तो उसमें पहली बार मैंने गुलज़ार साहब को अपने रूबरू देखा। तो कई बार होता है जो आपका आइडियल जो आप शुरू में क्वेश्चन रोल मॉडल पूछते हो या जो वो मैं उनका दीवाना रहा हूँ, आप भी सारी दुनिया दीवानी रही है गुलज़ार साहब की। तो मैंने वहीं बैठे-बैठे 4 लाइनें लिखी जब मेरे को मंच पे मौका मिला शेयर करने का, तो वो मैं अगर आप कहें तो मैं आपको सुना सकता हूँ। ये गुलज़ार साहब खड़े हैं, ये मैं खड़ा हूँ, ये केतन मेहता जी हैं, अमन बजाज हैं, प्रमोद बजाज हैं, निकलोडियन के हेड्स खड़े हैं। हैरान हूँ जब गीतों का बाज़ार देखता हूँ। हैरान हूँ जब गीतों का बाज़ार देखता हूँ, ज़ाहिल बेअक्ल से खरीदार देखता हूँ। बेखुदी में खुद को समझ बैठा था मैं शायर, सिर झुक जाता है सामने गुलज़ार देखता हूँ। वाह! उन्होंने गले लगा लिया, ये एक मोमेंट्स होते हैं कुछ ज़िंदगी के अंदर। जब आपके अंदर वो ऊपर वाला वो डाल देता है, आप लिख जाते हो ये मैंने ये उसपे जो टिश्यू पेपर के ऊपर ही लिख के उसी समय लिखा था और हम सामने ऑडियंस में बैठे हैं तो स्टेज पे जाने से पहले। तो ये चीज़ें हैं ये, तो मोटू पतलू पे बहुत वरदान रहा है, गुलज़ार साहब का साथ रहा है, शांडिल्य जिन्होंने म्यूज़िक दिया उनका रहा है, सुखविंदर ने गाया है, केतन मेहता साहब के का पूरा हाथ है उसके ऊपर, दीपा मेहता जी का हाथ है और बहुत सारे काबिल लोग उसके साथ जुड़े हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो निमित्त मात्र भी नहीं सर, मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं सिर्फ़ बस मेरी झोली में आती है ये सारी चीज़ें। तो सर आपकी लाइफ़ का आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली, आप खुश हुए, कभी उदास हुए, लेकिन आपकी लाइफ़ का जितना भी आपने गुलज़ार जी की आपने ये बात बताई, तो आपका फ़ेवरेट मोमेंट पूरी एंटायर लाइफ़ का जो प्राउडेस्ट मोमेंट था, वो कौन-सा रहा? हिंदी भवन हाँ जी। एक किताब थी मेरी फ्रॉम रामेश्वरम टू राष्ट्रपति भवन, जिसमें मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी जिसके अंदर मैंने ड्रा करी थी पूरी। अच्छा, वो दिन डॉक्टर अब्दुल क राष्ट्रपति साहब वहाँ आए और मेरी किताब को उन्होंने विमोचन किया वो।
उससे बेहतरीन ना मौका मिला है दोस्त, क्योंकि वो मिसाइल मैन मेरे सामने था, वो शख्सियत मेरे सामने थी जिससे ऊपर कोई शख्सियत हिंदुस्तान की नहीं हो नहीं सकती। है। तो वो मेरी किस्मत में था, वो लम्हा मुझे नसीब हुआ। जब उनके हाथ में मेरी किताब थी और वो साइन करके दे रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि कमाल कर दिया बेटा तूने, कमाल कर दिया। तो ऐसी ये लम्हे से खूबसूरत कोई लम्हा मेरे लिए और हो ही नहीं सकता और ये मरते दम तक रहेगा। अब इससे ऊपर हो भी जाए तो भी मेरे लिए ये द गोल्डन मोमेंट्स उसकी जगह कोई नहीं। नहीं लेते। तो सर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अभी आप कर चुके हो या आपको करना है, आपने मन में अभी है? नहीं चलता रहता है, मेरा है एक ड्रीम जर्नी ऑफ एकम कार मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं काम कर रहा हूँ। ये अ, जितने भी गुरुद्वाराज़ या गुरुज़ हुए हैं, उनकी मूल जर्नी को हमने शूट करना है, कि असल में वो कहानियाँ हैं नहीं सामने। हमें ये पता होता है ये गुरुद्वारा है या ये गुरुओं की आश्रम है या ये जगहें हैं। हम वही किंवदंतियाँ जो हमें सुनते हैं बस उतना जानते हैं, लेकिन बेसिकली वो इंसान भी तो पैदा हुआ होगा। बेसिकली उसने भी अपनी जवानी, बचपन गुज़ारा होगा। तो मेरा ये बहुत तमन्ना है कि मैं उन सब ओरिजिनल कहानियों को जहाँ वो हुए हैं, जैसे अगर ननकाना साहब में गुरु नानक देव जी हुए हैं, पाकिस्तान में चला गया। तो वहाँ या पांवटा साहब में बैठ के गुरु 10वें गुरु ने दशम ग्रंथ लिखा, तो वो जो कोई ऐसा वो मिले जो वो सच बताए, जो उस समय से जुड़े हुए हों, उनके दादा-परदादा से उनके पास वो कहानियाँ आई हों, मैं उस पे काम करना चाहता हूँ। तो सर आपने ये सारी चीज़ें बताई तो आप इनके ऊपर फ़िल्म बनाना चाह हाँ जी, डॉक्यूमेंट्री में। डॉक्यूमेंट्री पूरी। मैं वेट करूँगा इस सब चीज़ों का, मेरे को भी बहुत शौक है। दुआ कीजिए ये हो। होगा बिल्कुल सर, आपने ही बताया जो आप एक बारी ठान लें और जब आपका मन अच्छा हो, मन सच्चा हो, तो वो पूरा होगा ही। अवश्य होगा, हाँ अवश्य। जी, हाँ जी। फिर हम दोबारा बैठेंगे, फिर उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर। तो सर मेरे को एक और क्वेश्चन है, द आर्ट स्टूडियो, इस कंपनी के बारे में आप मेरे को कुछ बताइए और हमारी ऑडियंस को जिनको नहीं पता? दी आर्ट स्टूडियो मैंने 1982 में खोला था, जब मैं 78 में मोटू पतलू बनाना शुरू हुआ, तो उसके बाद मेरे पास काम आने मेरठ से शुरू हो गए। मेरठ पब्लिकेशन का गढ़ हुआ करता था। जो प्रिंटिंग 90% कॉमिक मेरठ से ही छपते थे। राधा कॉमिक्स, मेरा जूडो क्वीन राधा उसमें बहुत बेहतरीन कैरेक्टर था। नूतन कॉमिक्स उसमें मामा जी, भूतनाथ, अमर अकबर थे। प्रभात कॉमिक्स, नाना जी उसमें मेरा कैरेक्टर था। तब यही चलते थे, एड्रेस कड चलते थे। और दुर्गा कॉमिक्स, बहुत सारे कॉमिक्स, फोर्ड कॉमिक्स, वो सब मेरठ से आते थे। ये सब मेरठ से ही आते थे। तो द आर्ट स्टूडियो में पहली बिल बुक 1982 में छपी, तो पहला वो मैंने अपना एक स्टूडियो बनाया कि मैंने कहा तब स्टूडियोज़ का ही रिवाज होता था। कोहली स्टूडियो, धम्मी स्टूडियो जहाँ से मैं सीखा, जिनके पास मैं गया था। मुझे इस लाइन में लाने वाले शख्स थे श्री योगेश मित्तल, आज भी हैं वो। वो शख्स मैंने कार्टून भेजे थे, खेल खिलाड़ी एक मैगज़ीन हुआ करती थी स्पोर्ट्स की उस ज़माने में। सरदार मनोहर सिंह पटेल नगर से निकालते थे उसको। तो मैंने उसमें भी कार्टून भेज दिए, जैसे लोटपोट में, मधु मुस्कान में, पराग में भेजा करता था। अब वो थी मैगज़ीन क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की। तो वो एक दिन क्या हुआ, वो शख्स मेरे घर में आए, कब मेरे कार्टून उनके हाथ में, तो मुझे लगा ये वापस करने आए हैं, मैं तो स्कूल में पढ़ता था। उस शख्स ने मेरे कहा कि आपकी ये ड्राइंग इतनी अच्छी है, आओ मैं आपको स्टूडियो में लेके चलता हूँ, जहाँ आप सीख पाओगे। बिना मतलब के वो आदमी, ना मेरी उससे जान ना पहचान, वो मेरी उँगली पकड़ता है और मुझे बलजीत नगर धम्मी स्टूडियो में ले जाता है। जहाँ उस समय नूतन कामिक्स का पहला सेट बनने की तैयारियां चल रही थी। इंडियन में तब कामिक्स इंडियन नहीं हुआ करते थे। बहादुर एक आता था आबिद रिजवी का, बाकी सब इंद्रजाल कॉमिक्स में मैंड्रैक, फैंटम ये सारे विदेशी स्ट्रिप्स हुआ करती थी। तो नूतन कॉमिक्स पहला वो एक था जो भारतीय या अमर चित्रकथा थे, वो मैथोलॉजी की तरफ ही ज़्यादा रहते थे, इस तरफ नहीं थे, मतलब जनरल कॉमिक की तरफ नहीं थे। तो वो मुझे वहाँ ले गए। वहाँ से मैंने वो जो उनको देखा, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। एनएस धम्मी साहब बेहतरीन कलाकार थे वो। जो नॉवेल्स आते हैं उनके कवर बनाया करते थे। तो वहाँ से सीखते-सीखते फिर जब मैंने अपना शुरू किया 82 में, वो दी आर्ट स्टूडियो था। जो मैं पीछे दुःख झेल के आया था, बाकी स्टूडियोज़ में क्या हुआ करता था कि आपके नाम नहीं दिए जाते थे। अगर मेरा स्टूडियो है तो आर्ट वर्क भाई
सो एंड सो हरविंदर मानकर ही जाएगा। बनाया चाहे आपने है, बनाया चाहे उसने, हम किसी का नाम नहीं जाता था। अगर जाता था स्क्रिप्ट पे चला गया या कलर स्कीम पे चला गया, पर जो मेन नाम होता था, जो क्रिएटर जिस पे था, वो नाम नहीं जाता था। वो स्टूडियो हेड का ही जाता था। वो चुभता था हम मेरे को शुरू से। मैं लड़ा हूँ, मैं शुरू से बागी तबीयत का बंदा रहा हूँ। मुझे क्रेडिट चाहिए, अगर मैंने काम किया मुझे चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो सर एक 15 साल के बच्चे को कौन सुनेगा जब वो कह रहा है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। पर मैं लड़ा और मैंने अपना स्टूडियो खोला, तो मैंने यही सोचा था कि मेरे यहाँ जो काम करेगा मैं सबको प्रॉपरली लिखूँगा, कि किसने क्या काम किया। तो जब मेरे कॉमिक छपते थे उसमें कलर स्कीम किसने दी, ड्राइंग किसने की या पेंसिल किसने की, तो मैं प्रॉपरली एक लिस्ट, क्रेडिट लिस्ट देता था। ताकि जो दर्द मुझे महसूस हुआ है वो आने वाली पीढ़ी को नहीं होना चाहिए। आपको आपका एक नाम तो चाहिए ना जब आप मेहनत करते हो तो। क्या नाम है शो का? द चित्रांशु। हाँ, तो ये नाम है ना? हाँ जी। तो मैं भी हमारे यहाँ भी जैसे आपने बोला कि क्रेडिट चाहिए होते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि जिसने जो काम करा है उसका हम उसको फल यहाँ वो उसका नाम देना चाहिए, हमें देना चाहिए। तो हमारे भी जितनी भी हम जब शो एंड होता है हमारी क्रेडिट्स आते हैं तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट ही ऐसा रखा है कि हमारे सबके नाम आते हैं। जब छोटी-छोटी चीज़ भी करी हो ना किसी ने तो उसका भी नाम होना सर चाहिए। बहुत ज़रूरी है, वो आप ये नहीं समझते कि उस एक नाम को पढ़ने के लिए वो शख्स कितनी बार वो वीडियो देखता है। हाँ जी। फिर वो दुआ देता है, फिर वो अपने घर वालों को दिखाता है। वो मिलता नहीं है उससे, कोई ये नहीं है कि सिर्फ़ इनकम ही हर चीज़ होती है। एक सैटिस्फैक्शन होता है, एक सुकून मिलता है, एक खुशी ज़हन मिलती है। हाँ, खुशी। कि कॉन्सेप्ट आपका कैसे प्रोसीजर कैसे होता है? पहले मैं ये करता हूँ फिर हम ऐसे बनाते हैं सब। मैं पहले तो वही सिस्टम होता था, एक स्क्रिप्ट लिखी और उसको पेंसिल से ड्रा किया, फिर इंक किया, फिर उस जो पुराना तरीका था वो कलर स्कीम लगी, फिर वो स्कैन करके चली गई, वो प्रिंटिंग वाले ने प्रिंट कर दी। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। एक वक़्त आया जब स मैं स्पीडमैन मेरा नाम रखा गया था। मैं 80 पेज एक दिन में ड्रा करता था। 80 पेज कहना आसान होता है, बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा वक़्त। उसका एक रीज़न ये बनाया कि मैंने पेंसिल उड़ा दी बीच में। मैं डायरेक्ट पेन से फाइनल आर्ट वर्क ड्रा करता हूँ, आज भी करता हूँ। अभी आप कोई पेपर लाइए, मैं आपको पूरा सीधा ड्रा करके दिखाऊँगा, बीच में कहीं पेंसिलिंग, वो मेरा वक़्त पेंसिल का बचा, रबड़ का बचा। स काबिले वो तारीफ़ सीधा प्रिंट में चले जाने लायक तैयार होता है वो आर्ट, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। वो स्पीडमैन के नाम से मेरे को जाना जाता था, क्योंकि 1 महीने में मैं करीब-करीब 8 से 9 कॉमिक अलग-अलग पब्लिकेशन के बाज़ार में आते थे। तो वो बस वही है, वही तरीका होता है मेन, कि आप प्रोसीजर वही है कि आप पहले ड्रा करो, उसको इंक करो और उसको जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, भाई मेरा भी वही था, पर सिर्फ़ वही हटा कि मैंने पेंसिल उड़ा दी बीच में से, मैं सीधे आर्ट वर्क पे आ गया। तो सर अब हम बात करते हैं क्रिएटिव ब्लॉक के बारे में। जैसे आजकल मैं भी कभी कुछ काम करता हूँ, तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि अब क्या करूँ अब या कि कैसे उससे निकलूँ या वो चीज़ फँस गया हूँ कहीं पर। तो इन सब च तो आपका क्या प्रोसीजर रहता है उन सब चीज़ों में कि आप कभी राइटिंग ब्लॉक हो जाता है या कभी करते-करते कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उन सब चीज़ों से कैसे निकल पाते हो? होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, ये तो हर एक के क्रिएटिव आदमी की ज़िंदगी में आते हैं ऐसे हिस्से। मेरा तो ये है भाई, मैं जो मेरा सबसे बढ़िया तरीका लिखने का होता है, मैं तो पहाड़ ढूँढ लेता हूँ। सामने झरना बह रहा होना चाहिए, नदी या झरना, और जंगल होना चाहिए, शांत होनी चाहिए जगह। एक तो वो डिस्टर्ब ही नहीं करती पहली बात। अगर तो मुझको माहौल मिल जाता है, तो मस्त है। नहीं मिलता है मान लो, आप अपने ऑफ़िस में हैं, शहरी वातावरण में हैं, तो मैं जो मेरा सबसे बेस्ट तरीका है, मैं सब बंद कर देता हूँ रूम, अकेला बैठ जाता हूँ और वो बंद कर देता हूँ जो काम कर रहा होता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं अपने कोई अच्छी यादों में या अच्छे ख़्यालों में चला जाता हूँ, मस्ती मारता हूँ, उठ जाता हूँ अपनी सीट से, टहलता हूँ कभी इधर, कभी उधर, अपनी पुरानी किताबों को देख लेता हूँ, कुछ करता हूँ, मूड बनाता हूँ, बाहर जाता हूँ एकदम, ठंडा पानी पीता हूँ, लस्सी पीता हूँ। अगर गली में गोलगप्पे वाला आ गया तो वो ज़रूर खाता हूँ। एक गोलगप्पा अंदर जाता है, एक ब्लॉक हट जाता है। दूसरा जाता है, जब पापड़ी जाती है तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जो उसका पानी होता है, आहा! मेरे मुँह में आ रहा है, तुम लोगों ने मँगा के रखे हैं मेरे लिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ, मँगा के रखो बढ़िया से।
तो वो जैसे ही अंदर जाते हैं ना, मेरा माइंड चलने लग पड़ता है। आहा! देखो मेरे मुँह में पानी भी आ गया उस गोलगप्पे का। तो क्या होता है ना, सिर्फ़ ध्यान की गेम है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो अटकता है इसलिए कि स्टक हो जाती है चीज़। आप एक ही चीज़ लिख रहे होते हो। आप 55 साल से आप मोटू-पतलू अगर लगातार लिखोगे तो कितनी कहानियाँ लाओगे भाई, कहीं तो अटकोगे। तो जब वो अटकना है तो फिर आप उसको उसमें मस्ती में आ जाओ। फिर पूरी मौज-मस्ती में आ जाओ, लिखो कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई बार क्या होता है क्लाइंट होते हैं ना, तो क्लाइंट अपनी टाँग घुसेड़ते हैं काम के अंदर। मान लीजिए मैंने डिज़ाइन बना दिया, नहीं ये लाल को पीला कर दो। जहाँ तक वो लाल लगा था तब तक मेरा माइंड चल रहा था। उसके बाद मैं क्लाइंट का माइंड चलाता हूँ, जहाँ मर्ज़ी पुतवाया जा भाई तू। फिर तेरी चीज़ हो जाती है, मतलब आप डिफरेंट में आ जाते हो, थोड़ी मस्ती में आ जाते हो। फिर वो डिज़ाइन खराब हो जाता है, फिर उठा के फटक दिया जाता है, फिर दोबारा बन तो उस काम को कंटिन्यू करना। हाँ, तो आपको आर्टिस्ट को खुली छूट मिलनी चाहिए। क्रिएटिव वाले को काम एक बार तो करने देना चाहिए। एक्सेप्ट हो, नहीं हो, वो बात की बात है, हम बीच में नहीं टोकेंगे किसी को भी। तो मस्त होके करता हूँ। और जब मैं कहानी लिखता हूँ, अभी जैसे ये किताब लिखी है, ये मैंने खुद अपने हाथ से टाइप करता हूँ उसमें जाके हिंदी में, गूगल पे क्योंकि मुझको हिंदी टाइपिंग सीधी तो आती नहीं, मैं गूगल इनपुट से टाइप करता हूँ। अभी मेरी एक और किताब आ रही है मानव और मिट्ठू, वो छोटे बच्चों की कहानी है मोराल से। एक आ रही है जर्नी ऑफ सोल, वो मोटिवेशनल्स की बुक्स है, वो भी अभी ये बुक फेयर आएगा आपका इंटरनेशनल बुक फेयर, तो उसमें रिलीज़ होनी है सारी बुक्स जितनी भी हैं। तो चीज़ें बस करो, जहाँ अटको, कुछ मस्ती कर लो, कोई चाय का कप पी लेता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, कोई अपनी बीवी से बात कर लेता है, कोई अपनी माशूक से बात कर लेता है। आपकी तो होगी ना? क्या नाम है उसका? उनका नाम बता दे। कट करना पड़ जाएगा। कट क्यों करना पड़ेगा? जो आदमी अपनी प्रेमिका का नाम नहीं ले सकता, यार क्या तुम शादी क्या करोगे? आपका नाम लेने में तो खाँसी आ रही बंदे को, चक्कर क्या हो रहा है? फैमिली इश्यूज़ उनके, उनको पता नहीं है, मैं अभी भी बात होती है मेरी उनसे। ये मैंने सिर्फ़ इसलिए इस पे लाया कि ये रिलैक्स करने के तरीके हैं। हाँ। आप सीरियस हो गए ना, इतनी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं थी। आप किसी का नाम प्रियंका चोपड़ा ही बोल देते, ज़्यादा बढ़िया लग जाता। हमें क्या फ़र्क पड़ना है? सो मोहब्बत करो भाई, मस्ती में करो, अपना उस समय अपना एक बेस्ट याद कर लो। आप उस ट्रक से निकल जाते। नहीं तो रुक गया तो फिर वो रुक भी जाता है। वो कई बार ऐसा होता है कि रात को 2 ढाई बजे सो रहे हो तो बहुत खूबसूरत शेरो व शायरी आ रही होती है। अगर जो आपने लिख ली, तो लिख ली, सुबह तक उसका अस्थि पंजर नहीं मिलता, वो कहाँ गई कहाँ। 5 मिनट बाद ही भूल हाँ, जाते वो 5 ज वो बहरा होता है वो। जैसे ही आप टाइप पे आते हो तभी वो खत्म हो चुका होता है काफ़ी हिस्सा उसका। तो ये कुदरत के खेल है। जी। तो सर ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रोल किसने निभाया आपकी? सबसे ज़्यादा प्यारेलाल साहब ने निभाया। घर से लेके, ऑफ़िस से लेके, फ़िल्म लाइन से लेके, हॉलीवुड से लेके, बॉलीवुड से लेके, कॉमिक्स की दुनिया से लेके, पब्लिकेशन से लेके, सब जगह मुझे प्यार मिला। ये मैं कह रहा हूँ मैं लकी चार्म रहा हूँ मैं अब खुद ही का ये अपना किस्मत बुलंद थी मेरी। नहीं आई परेशानियाँ ज़्यादा, इतनी नहीं आई मेरी लाइफ़ में आज मैं कहने को 10 कहानियाँ बोल सकता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आती थी वो हट भी जाती थी। तो कोई एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने कंटेंट के साथ करना चाहते हो और वो अभी तक नहीं करा आपने? हाँ, एक है मेरा ये भी है, एक्सपेरिमेंट तो बहुत हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको ना एक मेरा कांसेप्ट है कि मैं लाइव थिएटर्स की तरफ जाऊँ अच्छा। और उसमें मैं वो लोग मेरा ये क्या होता है कि मेरा ये मैंने क्लब है मेरा सेलिब्रिटी क्लब ऑफ इंडिया, मैं उसका फाउंडर हूँ। वो इसी इसी आपके क्वेश्चन से जुड़ा है कि वो लोग, चाहे वो घर में हाउसवाइफ हैं, चाहे वो कुछ लिखते हैं, जिनको कोई नहीं जानता, मगर वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। उनके अंदर की कला उनको सेलिब्रिटी बनाती है। उनको आगे लेके आना, यही सेलिब्रिटी क्लब का, और एक पैसा नहीं लेते हम किसी से उसके अंदर प्रमोशन का। पूरा प्रमोट करते हैं, जहाँ उसको जाना है, उसको अच्छा फैशन में जाना है किसी को, तो फ़ोन नंबर, रास्ते बताते हैं, कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। तो वो मेरा है कि मैं इसको अभी मैं इंटरनेशनल स्तर पे पहुँच चुका है हमारा इसमें, यूके में हमारे कम से कम 150 से ऊपर मेंबर्स हैं। इस तरह हर देश में है, सिंगापुर में है।
वो बुलाते हैं, हम क्लासेस लेते हैं, एक्टिंग क्लासेस लेते हैं, कोई चार्ज नहीं करते। वो लोग मतलब वो आम लोग हैं, वो फ़िल्म स्टार्स नहीं हैं, वो फ़ैशन की दुनिया के नहीं हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई राइटर है, कोई शॉपकीपर है, कोई रेहड़ी लगाता है, कोई चाय बेचता है, लेकिन वो भाई उसके अंदर आवाज़ का गुण है। वो इतना सुंदर गाता है वो रेडी पे खड़े-खड़े ही, तो हम उसको उस आवाज़ को आगे लाने में सेलिब्रिटी क्लब ऑफ इंडिया प्रमोशन करता है। असली सेलिब्रिटी वो हैं, जिनके अंदर ऊपर वाले ने कुछ एक्स फैक्टर डाला है। सेलिब्रिटी का मतलब सिर्फ राजनीति या फ़िल्म स्टार्स नहीं हो सकते। जी। तो सर हॉलीवुड की बात हो रही है, तो आप हॉलीवुड में आपने जो भी अपना सहयोग दिया है, उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बता सकें तो? हॉलीवुड तो किस्मत से मेरी झोली में आ गया भाई। मैं इन दिनों कॉमिक का ज़ोर था, एजुकेशनल बुक्स करता होता था। उन्होंने ड्रीमलैंड पब्लिकेशंस की और बहुत सारे पब्लिकेशंस की। तो मेरे पास एक फ़ोन आया वसंत कुंज जगह है, वसंत कुंज से कि आप आइए, एक काम है, मानसून फ़िल्म्स की तरफ से आया मुझे। ये 2000 सन की बात है, 2001-2000 की बात है। मैं पहुँचता हूँ वहाँ एक लड़का-लड़की बैठे थे, बोलते हैं हाँ भाई हमें ना कुछ ड्राइंगें करवानी है। तो वो सामने से अगर आप उस ड्राइंग्स को देखोगे तो वो इश्क नज़र आना चाहिए और अगर उसकी लाइट अगर उस ड्राइंग के पीछे लेके जाएँगे, तो हाड़, माड़, मसा हड्डियाँ नज़र आनी चाहिए कि हमारे अंदर असल में है ये, प्यार मोहब्बत चाहे हम सामने से हम फिज़िक्स को देखते हैं, पर अंदर तो गंदगी सबके वही है, वही मांस है, वही खून है, वही ब्लड है। वो थक चुके थे, कोई उनको आर्टिस्ट ऐसा मिला नहीं था। तब तक मुझे नहीं पता ये क्या बात हो रही है। मैं इसको बुक समझ रहा हूँ। मैंने उनसे कहा ठीक है बन जाएगा। तो मेरे पास एक बॉक्स था। कहते लद्दाख जाना है, तैयार हो जाओ कल। सच्ची बताऊँ तो मुझे लगा लद्दाख चाइना में है या कहीं और है मतलब हांगकांग में। बच्चा था मुझे तो नहीं इतनी समझ नहीं थी उस समय। मैंने कहा ये विदेश कहाँ बिने कौन है स्मगलर हैं, हो सकता है मेरा किडनैप ही कर रहे हैं, पता नहीं भैया कौन लोग हो। मैं घर आया तो मेरे घर वालों ने भी यही कहा कि रहने दो पता नहीं कौन लोग हैं। पर अब बाहर पहली बार हवाई जहाज़ यात्रा का मौका मिल रहा था। उन्होंने टिकट-विकट सब कर-कुर के सामान ले जाके मुझे हवाई जहाज़ में बैठा दिया। -30 तापमान था सर लद्दाख के अंदर। इंडस नदी चाइना से आती थी वहाँ के बहती थी जिस जगह पे उसके किनारे एक पूरा शिविर बसा हुआ था। उसमें सारे हॉलीवुड के स्टार और मुझे पेन नलिन सर के सामने पेश कर दिया डायरेक्टर थे जो उसके। तब मुझे पता लगा कि अरे मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। ऐसा नज़रिया मैंने काम उस समय सर ये डिजिटल नहीं हुआ करता था। उस समय रॉ शूट होता था मतलब आपका शूट हुआ फिर वो डेवलप होने जाता था, फिर वो वापस आता था। फ्रांस जाता था, फ्रांस से रीलें धुल के आती थी अगले दिन। फिर वो देखते थे कि सही शूट भी हुआ है या कोई उसमें करेक्शन तो नहीं है। तो वो समसारा फ़िल्म में मेरा मैं मिला फिर उसके बाद तो रास्ता खुल गया। एशियन टेल की मैंने एक और 2-3 फ़िल्में थी जो मैंने वहाँ बाहर की मेरे को मिली, सीरीज़ मिली सिंगापुर टीवी की। फिर उसके बाद मुझे इधर अपना हिंदुस्तान के अंदर काम मिलना शुरू हो गया। एटीएम चैनल नए-नए चैनल्स आने शुरू हो गए थे, प्राइवेट चैनल, दूरदर्शन के अलावा। इलू इलू मायापुरी इलू इलू मेरा पहला शो था, जो लिखा था मैंने उस समय। फिर एड फ़िल्में करीब 800 के करीब एड फ़िल्में मैंने करी। बस फिर वो मिक्स क्या होता है जब आप करते हो ना, वो जुड़ते हो, आता चला जाता है। वो आप एक वक़्त आता है हर चीज़ का आपका एक प्राइम टाइम रहता है। और मेरे ऊपर तो उसकी दया है कि वो रहा ही रहा है, हिला ही नहीं वहाँ से, आज तक नहीं हिला। तो सर आपका कोई इस फ़ील्ड में या आपका कोई मतलब उसे एक्सपीरियंस बुरा एक्सपीरियंस रहा हो जो आप लोगों को बताना चाहो और आगाह करना चाहो कि अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो ऐसे रहना, बिल्कुल, आप बताना और ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। मैं ये उन यंग लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे या लड़कों के लिए जो फ़ैशन की दुनिया में जाना चाहते अच्छा, हैं या फ़िल्मों में आना चाहते हैं। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, ऑडिशन के नाम पे आपसे पैसे माँगे जाते हैं। मैं अभी लेटेस्ट ये घटना ये एक लड़की ने मुझे बच्ची ने फ़ोन किया कि सर मेरे से 85,000 रुपए माँगे जा रहे हैं और कहा जा रहा है शाहरुख खान की फ़िल्म में आपको रोल दिला रहे हैं। मैंने कहा एक पैसा भी नहीं देना, ये मैं बिल्कुल हमेशा ये वे टू बॉलीवुड मेरी सीरीज़ है, मैं इन्हीं लोगों के लिए रखी हुई है। मैंने कहा अगर ऑडिशंस ले रहा है तो पैसे का तो कोई लेना-देना है नहीं। उल्टा पैसे आपको मिलने हैं, आपने देने थोड़ा ना उनको अगर रोल मिलता है तो। तो ये मैं इनको सावधान करूँगा जो पैसे माँगे, जो आपको अकेले बुलाएँ कहीं,
पहले तो अकेले लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे अनजान जगहों पे मत जाइए। ऐसा नहीं है मैं डरा रहा हूँ, लेकिन सेफ्टी मस्ट होनी चाहिए। और सिर्फ़ ऑडिशन के बहाने टाइमिंग होती है, आधी रात को ऑडिशन कोई नहीं हो रहे होते, जो होते हैं दिन में समय सिर होते हैं और जेन्युइन पर्सन्स के होते हैं। फ़ेसबुक या इसके ऊपर आपको कोई सुभाष घई साहब फ़ोन नहीं करते हैं, जो आपको लगता है उनका नंबर आ गया, वो लोग जी। कहीं आपको इससे ज़रिए आप किससे आते ही नहीं हैं, करण जौहर नहीं आते हैं। विश्वास रखिए, किसी चीज़ का अपना इन पे भ्रम जाल में मत फँसिए। ये लोग आपको बहका देते हैं, फिर ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या गलत रूट पे चले जाते हैं। तो ये हादसे ना हों, भरोसा रखें, सही रूट पे आएँ, जेन्युइन तरीके से ईमेल करें, आर-एन-डी करें, आप किस प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करें, वहाँ मेल करें, प्रॉपर मेल करें, आंसर आएगा। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग तो सिस्टम से ही चलते हैं। तो अगर इससे बचेंगे तो इनका फ्यूचर में ये फ्रॉड होने से बच जाता है। जो ये लोग इन सब चीज़ों में आ रहे हैं बिगिनर लोग, तो उनके लिए कोई एडवाइस है कि तुम सबसे पहले जो कुछ गलत चीज़ों में ही चले जाते हैं या कैसे गलत चीज़ें मतलब? जैसे कि जैसे उनकी जैसे हिंदी में होड़ बोलते हैं कि हमें दारू पीना ज़रूरी है या उनके लेवल पे जुड़ना ज़रूरी है कि हम भी उनकी तरह बने, उनके लेवल को मैच करें, लेकिन वो लेवल मैच करने की जगह अपनी करियर को डाउन ले जाते हैं बिल्कुल। तो उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो काम मिलेगा, वो पार्टियों में जाने से मिलेगा, अधनंगे होके नाचने से मिलेगा, नशा करने से मिलेगा, किसी के साथ हमबिस्तर होके मिलेगा, ये कंप्रोमाइज़ होके मिलेगा। ये सब आपको मूर्ख बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है इन लोगों का। इनसे बच के रहो, अपने पे भरोसा रखो, अपने काम पे भरोसा रखो। अगर आपकी किस्मत में वो मंज़िल लिखी है, स्टारडम लिखा है, कोई ताकत नहीं रोक सकती भाई, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये शॉर्टकट, ये गलत तरीके, इन तरीकों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरी यंग पीढ़ी से यही दरख्वास्त है, भरोसा रखें, अपने आप को पहले तैयार करें। सीधे मुँह उठा के हम हीरो बनने नहीं जाएँ, सीखें, अच्छे कॉलेजेस से अपना सिस्टमैटिक उसको उसकी टेक्निक सीखें पूरी काम की। तैयार होके कोई आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप कामयाब होते हैं। स्ट्रगल वो सड़कों पे सोने वाला ज़माना अब नहीं रहा है कि आपने सड़कों पे सो के हीरो बन जाओगे, वो वक़्त चले गए। वो 60 के दशक की बातें हैं, ये 2024 चल रहा है। यहाँ फ़ास्ट है, यहाँ आपको सब कुछ आना चाहिए। आप मल्टी टैलेंटेड नहीं हो, तो आप कामयाब नहीं हो सकते हो। तो सर जैसे आप एक कार्टूनिस्ट और एक डायरेक्टर हैं, आप पुराने इस फ़ील्ड में तो आपको हमारे से बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी और जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनसे ज़्यादा ही नॉलेज है। तो कभी जब हमारे काम करते वक़्त हम कुछ रुक जाते हैं, तो उसमें हम आगे कैसे बढ़ें? हाँ, आता है, ये फ़ेज़ भी आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है ये फ़ेज़। तो बड़ा सिंपल है यार, देखो अगर आप इलस्ट्रेटर हो, कार्टूनिस्ट हो, हाँ, ड्रा करना है, तो हमें अपने से जो मार्केट में उस समय चल रहा आर्ट वर्क है या अपने से पुराने जो बेस्ट कॉमिक्स आर्टिस्ट थे, प्रताप मलिक साहब थे, दिलीप कदम साहब थे, जो भी उस समय आपको लगता है मार्केट में है, उनका काम देखना चाहिए, उनके कर्व देखने चाहिए, आपको बहुत हिम्मत आती है उससे। और अगर आप फैशन लाइन में हैं, फ़िल्म लाइन में हैं और डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको पुरानी फ़िल्में देखनी चाहिए, नई फ़िल्में देखनी चाहिए, फ्रेमिंग कैसे होती है, उसने जो फ्रेम बना रखा है, उसमें म्यूज़िक कैसे डाला हुआ है, उसने उसके पीछे लाइट्स कैसी हैं उस फ्रेम के अंदर। ये टेक्निकली चीज़ें डायरेक्टर्स को आनी चाहिए। जब तक वो ये चीज़ें ये और ये सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है किसी कॉलेज में ही जाओ। ये आप अपने घर में टीवी पे भी देख सकते हो। जब भी फ़िल्म देखो या जब भी कुछ जिस चीज़ को उसका बैकड्रॉप देखो, पीछे देखो कि उस बंदे ने कहाँ से एंट्री दिलवाई उसको और उसने उस बात को कहने का उसका तरीका क्या था। मतलब एक बात आप पूरे नावल में कहते हैं, एक बात आप एक ही लाइन में सारा कुछ भी कह के जा सकते हैं। तो अब ये किताबें पढ़िए, पुराने एक्टर्स की जीवनी पढ़िए, उन्होंने कैसे किया, सफल लोगों की जीवनी पढ़िए। आप बिज़नेस में हैं तो आप बिरला, टाटा, अंबानीज़ ये लोग कैसे सर्वाइव कर गए? कहीं न कहीं तो इन्होंने भी उस रूट को पकड़ा होगा, मासेस के अंदर से निकल के आए हैं ये लोग भी। और अगर आप लेखक हैं, तो लेखकों को आप फ़ॉलो कीजिए। अमृता प्रीतम ने क्या लिखा है या पुराने जो शेक्सपियर से लेके आप मैंने बहुत पढ़ा है।
दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की एक गाड़ी आया करती थी पहले हमारे ज़माने में। वो हर गली के मोहल्ले में वीक में 1 दिन आके खड़ी हो जाती थी, कार्ड बनता था। अब कोई भी बुक ले लो, अगले हफ्ते उसको वापस कर देना। तो मैंने वहाँ शेक्सपियर, महाशिवपुराण जो भी उसके अंदर था, मैंने सारा प्रेमचंद सारा वहीं से पढ़ा। शरतचंद्र मैंने सारा पढ़ा। जो आप जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो ना, वो कहीं न कहीं आपके अंदर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रहता है। जब आप लिखने बैठते हो तो उनमें से कुछ ना कुछ अच्छा जो रिलेटेड होता है वो आपकी कलम की नोक पे आ जाता है। तो ये चीज़ें इन सबको बहुत फ़ायदा देंगी। इनको अपने जिनको ये रोल मॉडल जिसको ये मानते हैं, वो कैसे काम करता है, वो बोलता कैसे है, उसका चाल चलने का तरीका क्या है, वो उसके हेयर स्टाइल में कैसे कपड़े कैसे पहनता है, फैशंस के अंदर उसका लुक कैसा देता है। तो ये चीज़ें आपको जनूनी सीखनी पड़ती हैं खुद, अपने आस-पास टीवी में, फ़िल्मों में, किताबों में। अगर आप नेता भी बनना चलो पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हो तो आपको उन अच्छे लोगों को याद करना पड़ेगा। आपको जवाहरलाल नेहरू को याद करना पड़ेगा, आपको जयप्रकाश नारायण को याद करना पड़ेगा। उन लोगों को जो लेजेंड्स बन गए हैं कि वो अपने जितने भी उसके वो असूल थे उनसे कभी नहीं गिरे। वो टिके रहे अपने असूल के ऊपर। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा पिकअप करोगे तो धीरे, धीरे, धीरे वो सारे गुण आपके अंदर जैसे पानी के अंदर कुछ रंग डालते हो तो धीरे-धीरे वो फैलता है ना, पूरा रंग ब्लू हो जाता है, पानी को कलर कर देता है, कोई भी कलर डालो। वो आपके अंदर व्यक्तित्व में आ जाएँगी वो चीज़ें। फिर एक दिन आप वो सर्वगुण संपन्न होके जब आप निकलोगे, आप किसी के आइडियल बनोगे, लोग आपके पद चिन्हों को देखेंगे तब। अभी तक आप दूसरे के पैरों के निशान फ़ॉलो कर रहे थे, लोग फिर आपके पीछे भीड़ आनी शुरू हो जाएगी। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ के आगे चलना है। सर एक हमने सबकी बात करी, अब एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था कि जैसे मेरे को ये क्वेश्चन कहाँ से उधार लिए थे बाकी और ये तो पर्सनल है। सर वो ऑडियंस के लिए और हमारी बातों के लिए ये मेरे पर्सनल है कि मेरे को डायरेक्शन बहुत पसंद है। मुझे बहुत किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, साउथ या वेस्ट? सर जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की डायरेक्शन है, डायरेक्टर बनना, वो सब चीज़ें तो मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक है। तो मेरे लिए कोई एक छोटी-सी एडवाइस हो कि आप मेरे को कहाँ से मैं क्या चीज़ें स्टार्ट करूँ या मेरे को एक छोटी-सी एडवाइस मेरे लिए? सबसे पहले किसी अच्छे डायरेक्टर को असिस्ट करो, चुप करके देखो कैसे होता है काम। अपनी हस्ती नेस्तनाबूद कर दो, मिट जाओ, आप कुछ नहीं हो। वो कैसे करते हैं, कैसे वो सीन फ्रेम करते हैं, कैसे वो सोचते हैं किसी फ्रेम को। जब आप ये सीखोगे ना भाई तो फिर उसके अंदर आप अपना इनपुट डालोगे, डिफरेंट। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि लव स्टोरी पूरी दुनिया में एक ही है। एक लड़का एक लड़की उनमें प्यार हुआ या उनको हटा दिया गया या उनमें मिला दिया गया। लेकिन उसको जब आप प्रेज़ेंट करते हैं फ़िल्म वाले, अलग-अलग उनका जो वे ऑफ शूट है वो अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो वो फिर आप अपना डालोगे, अच्छा। कर लोगे, टेंशन कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ़ चलना है, करना है किसी अच्छे लेकिन अच्छे लोगों के पीछे जाइए, सच्चे लोगों के पीछे जाइए, पॉज़िटिव लोगों के पीछे जाइए। फिर मंज़िल भी आपकी, अवार्ड भी आपके। तो सर लास्ट हमारा एक चीज़ है कि ये जो मेरा चित्रा शर्मा शो जो मेरा शो है पूरा जी। और ये जो मेरा लोगो है, इसका मैं एक छोटा-सा आपसे चाहूँगा कि आप एक कार्टूनिस्ट हैं, तो एक छोटा-सा एक आर्ट मेरे इसके लिए बन ऊपर ही बना दूँ? ये आपको यूज़ करने वाला होगा। हाँ जी, तो आप एक बना दीजिए मेरे लिए, तो मुझे मैं इसको फ्रेम और पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखूँगा और ये मेरे लिए बहुत ही ऑनरेबल होगा कि आप मेरे लिए कुछ बना सकें। जी।
तो सर मेरा एक लास्ट चीज़ कि आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा, हमारा सेटअप और सारी चीज़ें कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मुझे यही लगा, जो सबसे अच्छा ये लगा कि आप ज़मीन से जुड़े लोग लग रहे हैं, आपके डायरेक्टर साहब, आपके कैमरामैन, ये सभी टीम जो आपकी एंटायर टीम है, मज़ा तब आता है जब वो सारे एक रिगार्ड में रहते हैं। उनको पता होता है रिस्पेक्ट चीज़ क्या होती है, क्योंकि जो चीज़ हम देते हैं ना हजूर आला, वही 10 गुना फोर्स के साथ वापस आती है। आप किसी की बेइज्जती करो, किसी को गाली दो, 10 गालियाँ सामने से आएंगी। आप किसी को मोहब्बत दोगे तो 10 गुना मोहब्बत सामने से आएगी, क्योंकि जो बीज बीजते हैं वही फसल बनती है। आज तक कोई भी मिर्ची बी के आम नहीं उगा पाया, वो मिर्ची उगेगी उसके अंदर। सो ये बहुत खूबसूरत आपका पोस्ट कास्ट, क्या कहते हैं, पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड ही बोलते हैं ना, पॉडकास्ट बोलते हैं। अच्छा, आपका ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, ये खूब तरक्कियां करे और चित्रांश शर्मा शो इस दुनिया का सबसे बेस्ट शो बने। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। तो अब सर ने भी बोल दिया है, तो आप लोगों को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल शेयर करिए, लाइक करिए और सर को भी फॉलो करें, और जितना फॉलो कर सकते हैं उतना फॉलो करें। इनकी बुक पढ़िए, इनके बारे में जानिए। जितना मुझे आज सीखने को मिला है, मेरे ख्याल से जितना मैंने लाइफ से सीखा है वो शायद 10% था, आज मैं 90% सीख चुका हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि सर के साथ मैं बैठा हूँ और उनसे बात करने का मुझे मौका मिला। तो अब शो को अब एंड करते हैं। तो थैंक यू सर आने के लिए। ये मेरा सौभाग्य था जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, खुश रहिए, अच्छे इंसान बनिए, एंजॉय कीजिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ऊपर वाला आपको तंदुरुस्ती बख्शे, खुशी बख्शे, मस्ती बख्शे। एंजॉय करो लाइफ। जीने के लिए भाई लम्हों को जीना सीखो। ज़िंदगी किसने देखी है, कल किसने देखा है, आज संवार लो, कल भी संवरेगा, लोग भी संवरेगा, पर लोग भी संवरेगा, सब सर। एंजॉय योर सेल्फ। नमस्कार, धन्यवाद।